फिर से नहीं आ रहा है। कैसा लाइव आ गया। रिंकी कुमारी गुड इवनिंग, वरुण कुमार गुड इवनिंग, उज्जवल नारायण राधे राधे। चलिए राधे राधे आपको भी। राजेश यादव गुड इवनिंग, निशांत, उज्जवल, मिंटू, रेशमा, प्रदीप गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास हम कल से स्टार्ट किए हैं। यह लाइव सेशन है। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। कंफर्म करने के लिए, जस्ट फॉर कंफर्मेशन। और जो भी लोग जुड़े हैं एक बार मैसेज जरूर कर देंगे ताकि आपके प्रेजेंटेशन को रिकॉग्नाइज किया जा सके। ओके। स्मिता भारती गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्यों ऐसा हो गया? सब ऐसे ही आ रहा है। चलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल जो हमने इसमें बताया था वो ये था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यह किस कमीशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को सिक्योर किया गया था। सौरभ रंजन, चलिए राजेश यादव, ठीक। तो कैसे जो है वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्गेनाइज करने का रिकमेंडेशन किस कमिटी के द्वारा या किस कमीशन के द्वारा किया गया, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आप सबको ध्यान में है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्गेनाइज की गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले ये ऑर्गेनाइज किया गया। फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई और ठीक इसके 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। ये अलग बात है कि इसे हमने 26 जनवरी 1950 को क्या किया, इसे एडॉप्ट किया, इसे इन्फोर्स किया। तो इन्फोर्समेंट डेट के रूप में क्या था, इन्फोर्समेंट डेट के रूप में जो है वह 26 जनवरी 1950। और चूंकि इस दिन जो हमारा भारत हम लोग कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 एंड 26 जनवरी 1950, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 15 अगस्त 1947
और 26 जनवरी 1950 लाइव सेशन में थोड़ा, हाँ, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये हो गया इंडिपेंडेंट डे, इंडिपेंडेंस डे एंड यह हो गया रिपब्लिक डे। दोनों में बेसिक डिफरेंस, हम लोग दोनों सेलिब्रेट करते हैं हर साल। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, हर साल 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो कई लोग डिफरेंस के रूप में बताने लगते हैं कि इंडिपेंडेंस डे को जो है वह प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, है ना, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ये बचकाना वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको इस तरह से नहीं करना है। बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आपको जो बताना है वो ये कहना है कि इंडिपेंडेंट डे, ये जो इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त 1947, इस दिन हम आजाद हुए थे, लेकिन पूरी तरह से जो सोवरेन हो सकते थे वो अभी तक नहीं हुए थे। सोवरेन का मतलब हुआ कि आप पूरी तरह से आप खुद के बनाए गए लॉ से गाइड हो रहे हैं, आपको कोई और कंट्री गाइड नहीं कर रहा है। और जहां तक ये जानकारी आपको ले लेनी है कि जो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक एक्ट बना था, उस एक्ट का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जो 15 अगस्त 1947 है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच हमारा देश जो है वह किस लॉ से गाइड हो रहा था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और ये एक्ट किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। यानी अभी भी आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के रेगुलेशन से चल रहे थे, ठीक है। आप पूरी तरह से आजाद नहीं थे। तो आजाद अब कब हुए पूरी तरह से? तो 26 जनवरी 1950। इसलिए इसे कहते हैं रिपब्लिक डे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद आपका देश किससे गाइड हुआ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आपका बिल्कुल अपना बनाया हुआ लॉ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप गाइड हो रहे हैं, इट मींस अब आप क्या हो गए? सोवरेन हो गए। अब आप क्या हो गए? सोवरेन हो गए, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए, अपना डिसीजन खुद से लेने के लिए कैपेबल हो गए, ठीक है। तो इसलिए 15 अगस्त इसका भी इंपॉर्टेंस है। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ, ये डिसाइड हो गया कि अब अंग्रेज हमें रेगुलेट नहीं करेंगे, अब हम लोग ब्रिटिश एम्पायर के कॉलोनी नहीं रहेंगे, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा ही ये डिसाइड कर दिया गया कि अब कॉलोनी नहीं है। लेकिन यह एक्ट ही अपने आप में एक सिंबॉलिक कॉलोनियल सिस्टम के बारे में बताता है कि आपका जो देश है वह आपके खुद के लॉ से गाइड नहीं हो रहा है, वह किसके लॉ से गाइड हो रहा है? ब्रिटेन के लॉ से गाइड हो रहा है। मतलब अभी आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो कब हुए इंडिपेंडेंट? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को अपनाया और इसकी घोषणा की कि यह पूरे देश में लागू होगा, ठीक है। तो ये दोनों डेट में आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बन के तैयार हुआ? तो पहली इसकी जो मीटिंग हुई वह 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे झंडे को एक्सेप्ट किया, हमारे नेशनल
सिंबल को एक्सेप्ट किया, नेशनल एम्बलम को एक्सेप्ट किया, ठीक है, नेशनल सॉन्ग को एक्सेप्ट किया। इवन जो प्रेसिडेंट हुए, पहले देश के जो पहले प्रेसिडेंट हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें भी एज अ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट किया इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि पहली बार जब प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट बनाए गए थे तो उसका इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शन नहीं हुआ था, वो नॉमिनेटेड थे। पहली बार वो नॉमिनेटेड थे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे? प्रेसिडेंट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। ठीक है, ये 9 अगस्त 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा प्रोटेम चेयरमैन बनाए गए और उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सेकेंड मीटिंग हुई और इस सेकेंड मीटिंग में एक प्रेसिडेंट या चेयरमैन उस हाउस का चुन लिया गया। दैट वाज राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्लेक्स लॉ है, मदर ऑफ ऑल लॉ है, सुप्रीम लॉ है कंट्री का। लेकिन लेकिन जितना जितना यह पावरफुल है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं बनेगा तो फिर यह हमेशा ही आपको परेशान करेगा, और एक बार अगर इसका थीम आप समझ लेते हैं तो यह आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रोटेम, प्रदीप जी, प्रोटेम जो होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए बनाया जाता है तो उसको प्रोटेम कहा जाता है। जैसे कि जब भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है या रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है तो स्पीकर नहीं होता है, प्रोटेम स्पीकर होते हैं। प्रोटेम, प्रोटेम स्पीकर का मतलब ही यही होता है कि वह पद खाली नहीं रह सकता है, तो कुछ समय के लिए अंतरिम रूप से उस पर किसी को क्या किया जाता है? पदस्थापित किया जाता है, किसी को चुन लिया जाता है। कितने समय के लिए? फॉर टाइम बीइंग, जब तक कि उसका वास्तविक उत्तराधिकारी उस पद पर न बैठ जाए। ठीक है, ये प्रोटेम है। यह प्रोटेम स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट है यह आपके लोकसभा में अभी भी चलता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह क्या होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष हर बार जब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है, हर बार जब लोकसभा बनती है तो उसके बाद लोकसभा के मेंबर अपने में से एक स्पीकर चुनते हैं, और जो स्पीकर का चुनाव होता है वह चुनाव किसी चेयर करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में होता है। इसलिए उस सदन के सबसे जो वरिष्ठ सदस्य हैं, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, सबसे जो सीनियर मेंबर हैं, वह मेंबर उस समय के लिए प्रोटेम स्पीकर बना दिए जाते हैं और उनके प्रेजेंस में स्पीकर का चुनाव होता है। स्पीकर चुने जाते हैं और प्रोटेम स्पीकर उनको उनका पद वापस कर देते हैं, अपने मेंबर हो जाते हैं वापस से। ठीक है, ये प्रोटेम स्पीकर तो वर्ड दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। तो उसी तरह से उस समय क्या रहे थे? वह इंतरिम कह सकते हैं, इंतरिम चेयरमैन या फिर इंतरिम चेयरमैन या फिर प्रोटेम चेयरमैन आप कह सकते हैं इसको। इंतरिम, जब तक कि वास्तविक रूप से पद को धारण करने वाला व्यक्ति नहीं आता है तब तक आप उस पद को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए, राव साहब, राव साहब, क्लास चल रही है, रेगुलर क्लास आप में आप जुड़े रहें। ठीक है, यहाँ लाइव सेशन के अलावा हमारे लीगल बीज एकेडमी पर जुडिशियरी के बैचेज चलते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं। जो यूट्यूब का चैनल है उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं और उस पर बात करके अपना जो रेगुलर क्लास सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, हम्म,
ओके, तो ये समझ गए प्रोटेम क्या होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिस चीज को जो है वो अभी हम लोग डिस्कस किए। अब वापस से आते हैं, हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा वह क्या पढ़ा, पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 4A। इवन हमने 5 भी थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। इतना पार्ट हम लोग पिछले क्लास में, कल के क्लास में कर चुके हैं। पार्ट 1 जो है वह किससे रिलेटेड है, वह यूनियन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, कितने स्टेट हैं, कैसे है, क्या है। और सेकंड जो है वह सिटीजनशिप से रिलेटेड है, सेकंड सिटीजनशिप से रिलेटेड है। थर्ड फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। फोर्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। 4A बाद में जोड़ा गया है, ये किससे रिलेटेड है, यह फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। और 5 में यूनियन के बारे में बताया गया। लास्ट में हम यूनियन के बारे में बताए थे कि यूनियन, और इस यूनियन में जो गवर्नमेंट है उसके 3 विंग हैं। कौन कौन, तो पहला इसमें स्टार्ट होता है एक्सिक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव, और तीसरा जुडिशियरी, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एग्जीक्यूटिव में हमें क्या पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव में हमें प्रेसिडेंट पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इसके बाद हमें पढ़ना है कंप्यूटर, ये सबसे पहले अटॉर्नी जनरल, और लास्ट में हमें पढ़ना है किसके बारे में, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दीज ऑल आर द काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये सब क्या है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। काम क्या है, कल के क्लास में बताए थे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल और CAG, इन सब का काम है एक्सिक्यूट कराना। क्या एक्सिक्यूट कराना, जो लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया है उसको एक्सिक्यूट कराना, है ना, उसे एक्सिक्यूट कराना। अगर ट्रैफिक रूल बन चुका है, अगर जो है वह कोई ट्रैफिक से रिलेटेड लॉ बन चुका है, मोटर व्हीकल एक्ट बन चुका है, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे, तो इन्हीं लोगों के हाथ में है। अब हम लोग कहेंगे कि हम लोग तो इनको नहीं देखते हैं, हम लोग तो देखते हैं कि पुलिस खड़ी रहती है ना, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है। तो ट्रैफिक पुलिस असिस्ट करने के लिए है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनको असिस्ट करने के लिए पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, और उस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो ये दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ एक्सिक्यूटिव, ये सब एक्सिक्यूटिव के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो पहला है एक्सिक्यूटिव, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। पहला हम लोग करते हैं कार्यपालिका। अब दूसरा कौन है, विधायिका है। विधायिका क्या हुआ, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, शुरुआत ही हम लोग किए हैं किसके बारे में, तो यूनियन के बारे में। शुरुआत ही हम लोग यूनियन के बारे में कर रहे हैं, इसलिए यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल में लोकसभा है, राज्यसभा है। एंड आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि प्रेसिडेंट जो होगा वह, प्रेसिडेंट न केवल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है बल्कि यह लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है। प्रेसिडेंट जो है वह किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का भी है और लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है। कोई भी लॉ बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के, दैट इज द साइन, बिना बिल पर साइन किए हुए कोई लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर लॉ को इन्फोर्स करना है, अगर कोई बिल को
एक्ट या लॉ के रूप में इन्फोर्स करना है तो केवल लोकसभा और राज्यसभा से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, तो लोकसभा राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट का भी एसेंट चाहिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट एक ऐसा एग्जीक्यूटिव है जो कि एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है और लेजिस्लेटिव का पार्ट है, बट जुडिशियरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, जुडिशियरी का पार्ट नहीं है, तो जुडिशियरी में क्या आएगा, तो जुडिशियरी में आएगा यहाँ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, लाइन कट गया है, हाँ बोल दिए, उनको बता दिए। कितना थैंक्स सर, तो वो ही गया, लोग 10 जुड़े, हाँ ठीक, 11। नहीं देखिए, सवाल नहीं है, दिमाग में तो कोई बात नहीं है। CAG, CAG, CAG the full form of CAG, comptroller and auditor general। अकाउंट्स का सबसे बड़ा ऑफिसर है, देश का सबसे बड़ा अकाउंट ऑफिसर है, जिसको हम लोग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यहाँ जो एजी कॉलोनी है वो एग्रीकल्चर कॉलोनी नहीं है, वहीं एजी होता है, स्टेट में एजी और सेंट्रल में सीएजी, वहां कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैसे एग्जीक्यूटिव और, हाँ, और लेजिस्लेटिव वर्क करता है। देखिए आदित्य कुमार सिंह ने पूछा है कि कैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वर्क करता है। देखिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पिछले पिछले लाइव सेशन में हम बताए थे कि एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन है, लेजिस्लेटिव का क्या फंक्शन है ना। एग्जीक्यूटिव के बारे में बताए थे कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव हु हु एक्सिक्यूट द लॉ, जो लॉ को क्या करता है, एक्सिक्यूट कराता है। एंड जो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव, अब लेजिस्लेटिव का क्या काम है, तो लेजिस्लेटिव का काम हु मेक्स द लॉ, जो लॉ बनाता है वह क्या है, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेशन का मतलब ही हुआ लॉ। ठीक है, लेजिस्लेशन बनाने वाला लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लॉ बनाने वाला जो है वह क्या है, लेजिस्लेचर है या लेजिस्लेटिव है। सेंट्रल में इसे किस नाम से जानते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसे राज्यसभा के नाम से जानते हैं, लोकसभा के नाम से अपर हाउस, लोअर हाउस, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। ये वर्ड आता है कहाँ से, ये इंग्लैंड में इस तरह के वर्ड बोले जाते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर जो लोअर हाउस है या लोकसभा है, उसको इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। और हाउस ऑफ द लॉर्ड्स जो है वह कहा जाता है किसे, वह अपर हाउस को कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है। ठीक है, कुछ और अंतर भी है, क्या अंतर है, तो अंतर ये है कि जो लोकसभा और राज्यसभा का यहाँ जो हमने कॉन्सेप्ट दिया, और राज्यसभा के लिए जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स दिया हुआ है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसे ही प्रीवी काउंसिल के नाम से जानते हैं।
जो प्रीवी काउंसिल, पहले जो सुप्रीम एपिलेट अथॉरिटी था वह क्या था? प्रीवी काउंसिल, सुप्रीम एपिलेट अथॉरिटी। सुप्रीम एपिलेट अथॉरिटी कब? जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारे यहाँ कॉलोनियल सिस्टम था। तो क्या अभी भी ऐसा है? नहीं। अब ये प्रीवी काउंसिल के जगह पर क्या आ गया? सुप्रीम कोर्ट। तो एक सवाल आपके लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट शुरुआत से ही इसी नाम से जाना जाता था? सुप्रीम कोर्ट, आपके जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 2 बार कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। एक बार सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वह नाम की सुप्रीम कोर्ट थी, एक्चुअल में वह सुप्रीम कोर्ट नहीं था। उसका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन था वह क्या था? केवल कलकत्ता था। 1773 1773 सबसे पहले कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया, जिसके हेड बनाए गए सर एलिजा इम्पे। ठीक है, ये पहले जो है वह सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे, सर एलिजा इम्पे। बाद में इस सुप्रीम कोर्ट को डिमोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट जो आज के समय में हमें दिखाई देता है, क्या ये वही है? नहीं, ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बना इसलिए इसका नाम पड़ा इंपीरियल इंपीरियल कोर्ट ऑफ लॉ। इसे इंपीरियल कोर्ट ऑफ लॉ कहा गया। और जब देश हमारा आजाद हुआ 1950 में, तब जाकर के इसे सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस, है ना, पहले चीफ जस्टिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें पूरा फोकस करके पढ़ेंगे तो इससे पावरफुल सब्जेक्ट, इससे मजेदार सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसीलिए इसीलिए आप देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हर आदमी के मन में यह धारणा है कि सामने वाला कॉन्स्टिट्यूशन जानता है। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप शुरुआत में भी जो पॉलिटिकल सिस्टम पढ़े हैं, आप चुनाव में भाग लेते हैं तो लोकसभा के लिए वोटिंग करते हैं, आप जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं वह राज्यसभा के लिए वोटिंग करते हैं, है ना। आप पंचायती राज को समझते हैं, आप जो है वह प्रेसिडेंट को समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर को समझते हैं। और ये दिन रात सुनते हैं प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं। और लेकिन सारे काम किसके नाम पर हो रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर। और सुप्रीम बॉस कौन है? वह है प्रेसिडेंट। ठीक है, जितने भी सील लग रहे हैं, जितने भी विदेशों से ट्रीटी होते हैं, प्रधानमंत्री जाके ट्रीटी कर रहे हैं, लेकिन किसके नाम से हो रहा है? प्रेसिडेंट के नाम से हो रहा है। ठीक है, तीनों सेनाओं को निर्देश प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और तीनों सेना का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। और निर्देश कौन दे रहा है? प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वह अपने सारे काम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेल्प से करेंगे। लेकिन लेकिन उसके पीछे कौन खड़ा है? पीछे खड़ा है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। हाँ हाँ, हीरालाल जे कानिया। हाँ, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। डेजी नमस्ते। ठीक है, तो चीजें स्पष्ट हैं, जो बता रहे हैं आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, हमेशा एक्टिव रहिए। हम उंगली को थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइप करना पड़ता है, लेकिन यह क्या होगा? इससे इससे एक फायदा होगा कि आप एक्टिव रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, और हमको आभास होता है कि आप क्लास में बने हुए हैं। तो
मेरे संतुष्टि के लिए भी आप कंटिन्यू मैसेज करते रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम ये सेशन कंटिन्यू आपके लिए लेते आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ तक हमने कहाँ तक पढ़ा कि पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 5 में यूनियन, द यूनियन लिखा हुआ है। द यूनियन का मतलब हुआ कि इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव आएगा, यूनियन लेजिस्लेटिव आएगा और यूनियन जुडिशियरी भी आएगा, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के कौन कौन पार्ट है, यूनियन लेजिस्लेटिव के कौन पार्ट है और यूनियन जुडिशियरी का कौन पार्ट है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके। अब इसके बाद जो 5 के बाद, अब देखिए बिहार जुडिशियरी या डिफरेंट जुडिशियरी को अगर टारगेट करके चला जाए तो हमें सारे पार्ट्स को इक्वली नहीं पढ़ना है, सब पार्ट को हमें इक्वली नहीं पढ़ना है। तो ये जो आप यूनियन के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनियन के बारे में जो कि 5 चैप्टर्स में अलग अलग डिवाइडेड है, आप देखेंगे जब बेयर एक्ट खोल करके आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जो चैप्टर 1 है, इसमें चैप्टर 1 में किसके बारे में दिया हुआ है, चैप्टर 1 में दिया हुआ है द एग्जीक्यूटिव। जो जब पार्ट 5 में देखेंगे तो पार्ट 5 में चैप्टर 1 जिसमें एग्जीक्यूटिव दिया है, उसके बाद चैप्टर 2 जिसमें लेजिस्लेटिव दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 2 लेजिस्लेटिव दिया हुआ है और चैप्टर 3 जिसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट दिया है, एक ही आर्टिकल है। चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसके बाद फिर यूनियन जुडिशियरी के बाद अगला जो लास्ट है वह है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये है। अब क्या इसी तरह से पार्ट 6 भी हम लोग को पढ़ना है? तो नहीं, पार्ट 6 में हमें इतना नहीं पढ़ना है। पार्ट 6 में भी आपको मिलेगा, जैसे इसमें भी 3 पार्ट कर दिया जाए, 3 पार्ट, इसमें भी 3 पार्ट आप कर सकते हैं। तो पहला जो पार्ट है इसमें फिर एग्जीक्यूटिव के बारे में, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये स्टेट के बारे में है, द स्टेट। अब देखिए यहां क्या कंफ्यूजन है, स्टेट यहां जो वर्ड आ रहा है, स्टेट जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट का मतलब होता है कंट्री। स्टेट का मतलब क्या होता है? कंट्री होता है, ठीक है। तो स्टेट क्या हुआ, यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं वह स्टेट का मतलब हो गया प्रोविंस। इसका मतलब है प्रोविंसेज, प्रांत, इनको प्रांत कहेंगे, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे। और स्टेट जो होता है वो राज्य होता है। आप जब देखिएगा कि जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहां पर क्या बात निकल के आती है कि स्टेट जो है वह किसी तरह का कोई बाइफर्केशन, कोई तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगा, स्टेट किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यहाँ स्टेट क्या है? स्टेट मतलब गवर्नमेंट, चाहे यूनियन हो या स्टेट हो, तो हर जगह अलग अलग है। कोई अथॉरिटी भी अगर ऐसा कुछ करता है तो वह भी क्या माना जाएगा? वह भी स्टेट माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई डीएम साहब जो है वह आपके अधिकारों को का हनन करते हैं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं, तो क्या कहा जाएगा? तो वो भी स्टेट है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब स्टेट के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ स्टेट अलग तरह से पढ़ना है। और लेकिन ये स्टेट नहीं है। क्यों स्टेट नहीं है? तो स्टेट के पास अपना कुछ फीचर है। क्या फीचर है? तो उसके पास एक डेफिनिट पॉपुलेशन होना चाहिए, एक डेफिनिट एरिया होना चाहिए जिसको हम लोग टेरिटोरी कहते हैं, ठीक है। उसके पास एक डेफिनिट गवर्नमेंट होनी चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगला इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसकी अपनी सोवरेंटी होनी चाहिए।
अब लीजिए, तो सोवरेंटी कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि सोवरेंटी, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट, बिहार राज्य के पास सोवरेंटी है? बिहार राज्य के पास क्या सोवरेंटी है? कैसे है? बिहार की इच्छा है, नीतीश कुमार की इच्छा है कि हम चाइना में मिल जाए, मिल जाएंगे? हाँ, तो बिहार के पास अपनी सोवरेंटी नहीं है। ठीक है, बिहार जो है वह भारत का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, वह भारत के अंदर रहते हुए जो डिसीजन लेना है ले सकता है, लेकिन वह भारत से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोच सकता है। ये सोवरेंटी नहीं हुआ। मतलब कि यह जो सोवरेन पावर है, ये पावर किसी प्रोविंस के पास नहीं है, इसलिए प्रोविंस इज नॉट कंसीडर्ड एज स्टेट। लेकिन यहाँ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए द स्टेट, यहाँ पर कंट्री के लिए यूनियन वर्ड यूज किया गया है और जो प्रोविंस है उसके लिए स्टेट वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, यूनियन दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, जितने भी स्टेट हैं उनके कॉम्बिनेशन से बना है यूनियन, इसलिए यूनियन में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़े। जो एक्चुअल में स्टेट है वो हम लोग यूनियन में पढ़े। ठीक है, वो एक्चुअल में स्टेट है, और जो स्टेट है वह क्या होना चाहिए? वो प्रोविंस होना चाहिए। लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जो हम लोग बिहार है, बिहार को हम लोग कहते हैं स्टेट। ठीक है, बिहार को स्टेट कहते हैं, लेकिन बिहार में स्टेट का ये वाला फीचर नहीं है। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि एज 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 अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के अगर रिफरेंस में देखा जाए, उनके प्रिंसिपल्स को देखा जाए, तो उसके अकॉर्डिंग बिहार स्टेट नहीं है। बिहार क्या है? एक प्रोविंस है। हाँ, और जो इंडिया है, इंडिया इज द स्टेट, भारत एक स्टेट है। हम्म, नहीं तो वो एक अलग वर्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो इस, हाँ, तो अब उसमें पढ़ेंगे आप फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, तो फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम का मतलब हुआ कि आप जो है वह कई सारे ग्रुप से मिलके बने हुए हैं और ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो अमेरिका में जो यूएसए है, यूएसए में जब वहाँ का जो स्टेट है, वहाँ के जो स्टेट्स हैं, वह चाहे कि कनाडा में हम मिल जाए, और ऐसा हुआ भी है, तो मिल सकता है। आपके यहाँ नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ फेडरल नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? क्वासी फेडरल है। जनरली हम लोग दिखाने के लिए फेडरल बनते हैं कि स्टेट अपना काम करेगा, यूनियन अपना काम करेगा, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन इमरजेंसी आ जाए, अमेंडमेंट होने की के कगार पर स्थिति आ जाए, कई सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट मैटर आ जाए, वहां पर अचानक से यूनिटरी हो जाता है। ठीक है, अचानक से सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। इसलिए हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ फेडरल मतलब संघ, संघीय ढांचा। संघीय ढांचा मतलब कि गवर्नमेंट जो है वह दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक यूनियन एक स्टेट, और दोनों एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। इसलिए अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, एक वहां के स्टेट का सिटीजनशिप और एक यूनियन का सिटीजनशिप। भारत में यूनिटरी सिटीजनशिप है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, कि भारत में आप ये नहीं कहेंगे कि हम बिहार के नागरिक हैं, ये नहीं कहेंगे कि हम पंजाब के नागरिक हैं। यहाँ क्या कहेंगे? कि हम भारत के नागरिक हैं। अब कहेंगे कि पटना के नागरिक हैं, तो ये नहीं कह सकते हैं, आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, जब भी ये बात कहना होगा कि आप कहाँ के सिटीजन हैं, तो हम भारतीय हैं। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव की बात करें, देखिए ये सारी चीज जो होते हैं वो फोकस्ड करते हैं कि आप पॉलिटी को समझ रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को समझ रहे हैं। ऐसा बहुत सारा बात इस प्लेटफॉर्म से कहा जाता है जिसका इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए 0 है, लेकिन ये आपको इस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करता है और यही आप में इंटरेस्ट जगाता है कि इसको और पढ़ा जाए और समझा जाए। ठीक है, जैसे आप अपने गवर्नमेंट के सिस्टम को समझते हैं, गवर्नमेंट का आपका सिस्टम कैसा है? आपके गवर्नमेंट का सिस्टम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बीच में ये सब बताते रहते हैं,
पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और एक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट कहां से निकलती है, गवर्नमेंट की पैदाइश होती है पार्लियामेंट से। ठीक है, पार्लियामेंट से। अब कैसे होती है, तो लोकसभा, आप लोकसभा का जनरल इलेक्शन होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ सकते हैं कि लोकसभा का जनरल इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन हम लोग जब भी कहेंगे आम चुनाव, ये सब वर्ड आपको ध्यान में रखना है। जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, देखिए एक बर्डन है किस पर, लॉयर्स पर। लॉयर आप कब कहे जाते हैं, लॉयर मतलब एडवोकेट नहीं, लॉयर का मतलब हुआ कि जब आप लॉ पढ़ते हैं। अच्छा, क्लास ले रहे हैं, लाइट जल रही, एक मिनट, माइक
चलिए, आप अटके हुए वहीं। हाँ, पूरे देश का जो है, पूरे देश का पावरफुल है, पावरफुल अथॉरिटी है। हाँ, स्टेट का डिस्ट्रिक्ट। ठीक ठीक। हाँ हाँ, तो अरे अब मान लिए कि स्टेट ये सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होगा वह पूरे देश के लिए है, कि दिल्ली में बैठ के करेगा? वो पटना को भी तो डायरेक्शन दे सकता है, तो उसका तो जुरिस्डिक्शन पूरे इंडिया है। ठीक है, वो पूरा इंडिया है, उसके पैरेलल में कोई नहीं है। उसी तरह सीएजी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और उसके कंट्रोल में पब्लिक सेक्टर का सारा अकाउंट है, सारे अकाउंट को वो खंगाल सकता है। ठीक है, किसी डीएम ऑफिस में गया और कहा कि लाइए अकाउंट दिखाइए, ठीक है, आप अपना कहाँ है ऑडिटिंग करेंगे, निकाल के दिखाइए, तो उसको दिखाना पड़ेगा। जो भी पब्लिक सेक्टर, अब मान लीजिए कि हम कोचिंग चला रहे हैं, तो कहेगा कि लाइए आप अपना अकाउंट दिखाइए, कहेंगे भागो यहाँ से। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में नहीं कर सकते हैं। कर सकता है, हाँ, लेकिन अब जैसे उसका रिपोर्ट कहाँ करेगा, तो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करेगा। ठीक है, और गवर्नर, स्टेट में गवर्नर को भी कर सकता है, दोनों को कर सकता है। हाँ, स्टेट में गवर्नर को भी कर सकता है। अब मान लिए कि अब यूपी का अकाउंटिंग किया, अब बिहार के गवर्नर को दिखा दिया, ऐसे तो नहीं होगा, उसके कंसर्निंग गवर्नर को। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसके रिपोर्ट को लोकसभा में रखते हैं, और लोकसभा में है एक पीएसी, एक कमिटी है, पार्लियामेंट्री कमिटी, जिसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी, तो वो उसकी जांच करती है, और उसके बाद उस आधार पर सरकार निर्णय लेती है। ये पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का सीएजी बोलते हैं। सीएजी बहुत पावरफुल, जो ये 2G स्कैम जो निकला था उस समय, सीएजी उस समय विनोद राय थे। ठीक है, बाद में वो बीसीआई के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी बने थे। तो ए राजा, हाँ, नाम ही अलग है। तो 2G स्कैम इस तरह का। चलिए, तो बात कर रहे थे कि लोकसभा एंड जनरल इलेक्शन, लोकसभा एंड जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जब भी होता है वह किसके लिए होता है? लोकसभा के लिए होता है। अब लोकसभा के मेंबर का को आप चुन लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, तो अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़े हैं, तो उसके बाद देखा जाएगा कि मेजोरिटी मेजोरिटी जो मेंबर है, मेजोरिटी जो मेंबर है वह किस पार्टी से हैं। ठीक है, उस पार्टी की सरकार होगी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद यह जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स क्या करेंगे? अपने अपना कोई लीडर चुनेंगे, ये लीडर चुनेंगे। ठीक है, और यही लीडर क्या होगा? पीएम होगा। यानी क्या पीएम को हम लोग चुनते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री को हम लोग नहीं चुनते हैं। प्रधानमंत्री को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग चुनते हैं। जैसे अभी मोदी जी हैं, वह चुनाव लड़ते हैं बनारस से, है ना? तो बनारस से क्या वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हैं? नहीं, वो एमपी का चुनाव लड़ते हैं। और फिर उसके बाद जो संसद है, उस संसद में बहुमत दल का नेता चुना जाता है, बहुमत दल का। ठीक है, जो मेजोरिटी पार्टी है उसका लीडर चुना जाता है। ठीक है, और वह लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, फिर वह अपना बहुमत लेकर के जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको इनवाइट करते हैं कि आप सरकार बना सकते हैं। वो लीडर हो गया। बात करने तो लीडर ही ना जाएगा, कि सबको लेके जाएगा। वीडियो नहीं चल रहा है।
सौरभ, क्या वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है आपको? ठीक है। अब आ रहा है। ऑल राइट, थैंक यू। अभी तक अभी तक है। पहले पॉज था। अच्छा, पॉज था। क्या हुआ? पहले पॉज था। कोई बात नहीं, ठीक है। क्या हुआ कर नहीं, तो इस टॉपिक में हम लोग कोई चीज को बहुत डिटेल नहीं समझ रहे हैं। एक ब्रीफ आइडिया हम लोग ले रहे हैं कि सिलेबस कैसा है, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है। अब जैसे अभी लास्ट में हम बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसको पढ़ करके आपके जो तैयारी की नैया पार हो सकती है। ठीक है। आप आसानी से अपनी तैयारी से लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। तो वो टॉपिक हम लास्ट में एक बार ओवरव्यू करेंगे। अभी हम जस्ट बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो जनरली आपको पढ़ने होते हैं इसमें। ठीक है। तो एक छोटा सा इसमें बीच में आ गया कि जो हमारी सरकार जो बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कैसे बनती है। तो ऐसे ही बनती है कि लोकसभा का चुनाव होता है, जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शन में हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। मेजोरिटी जो एमपीज होते हैं वह अपना लीडर चुनते हैं। मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर्स के मेंबर्स होते हैं वह अपना लीडर चुनते हैं, और वह लीडर जो है वह पीएम का दावेदार होता है। ठीक है। अब वो जो पीएम होता है, इसीलिए पीएम को क्या कहा जाता है? पीएम को लोकसभा का लीडर कहा जाता है, लीडर ऑफ द लोकसभा। क्यों कहा जाता है? लेकिन पीएम हो सकता है कि वो राज्यसभा का मेंबर हो, जैसे मनमोहन सिंह इसके पहले थे। तो मनमोहन सिंह पूरे टाइम राज्यसभा के मेंबर थे, वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे, क्योंकि लोकसभा से ही वो प्रधानमंत्री बन रहा है, राज्यसभा से प्रधानमंत्री थोड़ी बन रहा है। कहां से बन रहा है? लोकसभा से बन रहा है। लोकसभा के सुनिए एक मिनट, लोकसभा के जो मेंबर हैं वह मेंबर मिल करके उसको चुन रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर मिल के नहीं चुन रहे हैं। क्या? जो जो पीएम होते हैं, पीएम का कोई इस तरह का क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो लोकसभा के ही मेंबर होने चाहिए। पीएम के लिए भी नहीं है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी नहीं है। कोई मिनिस्टर भी राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है। कोई पीएम जो है वह राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा। खुद इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी, इतनी पावरफुल लीडर राज्यसभा से। तो जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया कि वो लोकसभा के मेंबर है। ठीक है, लोकसभा के मेंबर है, तो बताना चाहते हैं कि हम लोगों के द्वारा चुन के आए हैं। हमारा जो है वह डायरेक्ट, हमको सेलेक्ट करने वाला कौन है? हमारी जनता है। ठीक है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव हमको नहीं चुने हैं। जैसे राज्यसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जैसे राज्यसभा का मेंबर, बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 16। बिहार में 16 सीटें हैं, 16। तो ये 16 सीट पर चुनाव जो होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? हम आप नहीं करते हैं, विधानसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। विधानसभा की, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। विधानसभा के जो मेंबर हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर चुन के भेजते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो सरकार में रहेगा, जिस राज्य की सरकार में रहेगा, उसी के व्यक्ति जो है वह राज्यसभा में चुन के जाते हैं, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी है उसकी। ठीक है, अभी नीतीश कुमार जो है वह जिसको चाहे राज्यसभा के मेंबर बना सकते हैं, बिहार से, बिहार कोटा से बन सकता है, क्योंकि यहाँ उनकी मेजोरिटी है। ठीक है, मेजोरिटी है। ठीक है। अब क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा में यही अंतर है कि जो सरकार है वह कहां से निकल के आ रही है? लोकसभा से। ठीक है, इसीलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति।
सरकार बन रही है लोकसभा से, लेकिन और इसीलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, यह किसके प्रति है? तो यह लोकसभा के प्रति है। ठीक है, तो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा गार्जियन है। ठीक है, गार्जियन की भूमिका में है, वो वॉचडॉग की भूमिका में है, वो देखते रहता है कि कैसे चीजें हो रही हैं, और कई जगह उसको कंकरेंट जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है। यानी कि कोई भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई बिल है उसको पास करना है, तो लोकसभा को जितना पावर है उतना ही राज्यसभा को। तो सबको हम लोग पढ़ेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कैसे वो बनते हैं, और कैसे उनमें डिफरेंस है, कैसे लोकसभा ज्यादा सुप्रीमेसी में हो जाती है, राज्यसभा कम सुप्रीमेसी में है, और कई जगह पर राज्यसभा का जो रिलीवेंसी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये टसल हमेशा चलते रहता है कि लोकसभा बड़ा, राज्यसभा बड़ा, लोकसभा छोटा, राज्यसभा बड़ा। ठीक है। वो सब आएगा। चलिए, तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि पहला आपको पढ़ना है एग्जीक्यूटिव, ये समझिए सरकार कैसे बनती है। ठीक है, बीच बीच में हम कुछ कुछ बताते जाएंगे। तो ये पार्ट 6 है, पार्ट 6। वाह। हम्म। अब जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वह कहाँ है? अमेरिका में है, ये यूएसए में है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? ये तो पार्लियामेंट्री है, कि सरकार कहाँ से निकल के आ रही है? पार्लियामेंट से। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में बिल्कुल मुखिया के चुनाव की तरह होता है। जिस तरह से आप वार्ड पंच को भी चुनते हैं और आप मुखिया को भी चुनते हैं, यहाँ मुखिया को आप नहीं चुन रहे हैं, यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है उसको आप नहीं चुन रहे हैं। ठीक है, उसका इलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप पंचायती राज में आएंगे और वहां जब बैलेट के माध्यम से वोटिंग करेंगे, तो वहां एक बैलेट मुखिया का भी होगा। ठीक है, उसी तरह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट डायरेक्ट चुना जाता है। इसीलिए जहां जहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर प्रेसिडेंशियल नाम का हेड नहीं है, काम का हेड है, वो सुप्रीम है। जैसे अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वह नाम का हेड नहीं है, वो एक्चुअल में हेड है। ठीक है, उसके पास इतना पावर है कि वह अपोजिशन के मेंबर को अपने कैबिनेट में शामिल कर सकता है, इतना पावर उसको मिला हुआ है। ठीक है, वास्ट पावर है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में न प्रेसिडेंट और ना ही प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, डायरेक्ट चुने जाते हैं। ये कैसे चुने जाते हैं? इनडायरेक्ट। कहां से? पार्लियामेंट से निकल के। ठीक है, जैसे आप प्रेसिडेंट की भी बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो है वह कहां से चुने जाते हैं? पार्लियामेंट के दोनों हाउस से। जितने भी विधानसभा है उनके मेंबर्स उनको चुनते हैं। तो उनका उनका हम लोग पढ़ेंगे इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि उनके मतदान करने में कौन कौन मतदाता हो सकते हैं। हम आप नहीं होंगे, हमारे देश के मुखिया हैं प्रेसिडेंट, लेकिन उनके चुनाव में हमारी सहभागिता क्या है? इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें समझेंगे। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। तो पहला क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा हम लोग इसमें करेंगे वो है लेजिस्लेटिव। अब क्या लेजिस्लेटिव को भी उतना ही फोकस, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन मेंबर हैं ये एक बार ध्यान में रखेंगे, ये छूट गया। एग्जीक्यूटिव जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन मेंबर होंगे? तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, इसके बाद आ जाता है गवर्न, सबसे पहले गवर्नर से ही शुरू होता है, गवर्नर। इसके बाद आता है एडवोकेट जनरल, एजी लिख देते हैं, एडवोकेट जनरल। और इसके बाद आपके इतना ही है, एडवोकेट जनरल। ठीक है, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, एडवोकेट जनरल। ये ऐसा बोर्ड है कि इस पर मक्खी भी बैठ करके इसको लिख दे रही है। ये क्या हो रहा है? हैं?
ओ अच्छा, इससे भी नहीं हो रहा है। अरे ई ना बैठ गई है, बट बड़ा खतरनाक सिस्टम है ये। हम्म हम्म बताइए, मक्खी बैठ जा रही तब भी मुश्किल हो रहा है। चलिए, तो ये देखिए ये क्या, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, और इसमें सीएम, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, गवर्नर और एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये स्टेट एक्सिक्यूटिव का पार्ट है। स्टेट लेजिस्लेटिव का कौन पार्ट है? तो स्टेट एक्सिक्यूटिव का भी, सॉरी लेजिस्लेटिव का भी जो पार्ट है वह सबसे पहले आएगा इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है कहीं तो, काउंसिल, और इसके बाद लास्ट में गवर्नर। गवर्नर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेजिस्लेटिव का पार्ट गवर्नर है। ठीक है, ये दूसरा एस्पेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव, स्टेट एक्सिक्यूटिव, और तीसरा है वह है स्टेट जुडिशियरी। स्टेट जुडिशियरी। अब स्टेट जुडिशियरी में क्या आप पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स अब, और सबऑर्डिनेट कोर्ट। केशव सिंह। हम्म क्यों इतना लोग फोन कर रहा है अभी? एक मिनट, फोन उठा लेते। हेलो, प्रणाम प्रणाम। ठीक है, हाँ, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद जो लोअर कोर्ट्स और जो भी है, जैसे मजिस्ट्रेट के कोर्ट है, सीजेएम का कोर्ट है, ये कोर्ट्स के बारे में आपको इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है। इसके लिए कहाँ है? तो ये आप सीआरपीसी में पढ़ते हैं, सीपीसी में पढ़ते हैं, वहां सब मिल रहा है। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट को कंबाइंडली बता दिया, और उस पर जो है वो चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा, सिंपल। चलिए, तो स्टेट जुडिशियरी, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट्स कोर्ट आर कलेक्टिवली अ पार्ट ऑफ स्टेट जुडिशियरी। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्टेट का
एक फ्रेम हो गया कि स्टेट का अपना एक्सिक्यूटिव है, अपना लेजिस्लेटिव है और अपना जुडिशियरी है। ठीक है, जुडिशियरी के बारे में कहता है कि ये जुडिशियरी जो है वह क्या है, वह इंडिपेंडेंट भी है और यूनिटरी है। ठीक है, जुडिशियरी के बारे में कहता है कि ये यूनिटरी है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ जुडिशियरी है। यूनिटरी फॉर्म यानी एक हियरार्की बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, ये हियरार्की बना हुआ है। ठीक है, कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये जितने भी अभी कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट शायद अभी हो गए। हाँ 25 सवाल का जवाब है लेकिन जवाब में सवाल है। तो 25 संभवतः 25 हाई कोर्ट है, 21 और 21 पहले था, तीन तीन नॉर्थ ईस्ट के हाई कोर्ट्स हो गए। अब नॉर्थ ईस्ट में 4 हाई कोर्ट है टोटल। ठीक है, एक गुवाहाटी के अलावा 3 और हाई कोर्ट है और उसके बाद 25वां हाई कोर्ट तेलंगाना का हो गया। ठीक है, तो ये टोटल 25 हाई कोर्ट्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये सब क्या है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। ठीक है, और हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट उस स्टेट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, वो सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आ जाते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब। ठीक है, तो स्टेट जुडिशियरी, तो ये पार्ट आपको छठा है, 6th पार्ट जो है वह किसके बारे में। अब इसी को चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो चैप्टर 1 जो है वह क्या करता है, जनरल के बारे में बात करता है। चैप्टर 2 द एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है, जिसमें गवर्नर आएगा, सीएम आएगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है कि जो चैप्टर 3 है। इसके बाद चैप्टर 4 में क्या आ रहा है, जुडिशियरी आ रहा है, स्टेट जुडिशियरी, जिसमें क्या है, जिसमें आपका नहीं, हाँ 4 में हाई कोर्ट, 4 में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, यानी कि गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो है अभी जो है वह गवर्नर या जो प्रेसिडेंट है उनका लेजिस्लेटिव जो पावर है वह क्या है। उनका एक लेजिस्लेटिव पावर ये है कि वह किसी बिल पर जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल पास नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, लेकिन उनका एक एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है, वह क्या है, ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस पास करने का पावर। ठीक है, ऑर्डिनेंस पास करने का पावर 123 एंड 213, ये 2 आर्टिकल इसमें आपको पढ़ने हैं कि ऑर्डिनेंस कैसे पास होता है। प्रेसिडेंट पास करते हैं, गवर्नर पास करते हैं, क्या सरकमस्टांसेज होते हैं, वो सब पर हम लोग फोकस करेंगे जब इस क्लास में आएंगे तो। ठीक है, चलिए तो आगे इसमें बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब जो पार्ट्स हैं, अब इसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके जुडिशियरी के लिए थोड़े कम थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक आपको मिलेगा कि पार्ट 7, तो पार्ट 7 का क्या इम्पोर्टेंस है, नहीं है, क्योंकि पार्ट 7 में किसी भी तरह का कोई आर्टिकल नहीं है। 238 और 238 भी क्या कर दिया गया है, इसको अमेंडमेंट से हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद उसमें पार्ट बी के स्टेट है, तो पार्ट बी का स्टेट अब समाप्त कर दिया गया, अब सब एक ही तरह का स्टेट है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 8 है। पार्ट 8 में आप यूनियन टेरिटोरी के बारे में पढ़ते हैं। यूनियन टेरिटोरी क्या होता है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट खुद संभालता है। प्रेसिडेंट खुद संभालते हैं, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से जिसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, और जहां पर सीएम नहीं होते हैं जनरली। ठीक है, जो भी यूनियन टेरिटोरीज है वहां पर सीएम नहीं होते हैं, वहां पर कौन होते हैं, वहां पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वहां पर एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर,
जैसे दिल्ली में क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहीं पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, ऐसे आपको नाम मिलेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश है, ठीक है। तो अभी आपके यहाँ केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कौन कौन? 2 बढ़ गया, ठीक है, 2 बढ़ गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक बढ़ गया, ठीक है, 2 बढ़ गया, और एक जो है वह कम हो गया, एक कम हो गया। कौन कम हो गया? तो दादर नागर हवेली, कल के क्लास में बताए थे, और दमन एंड दीव, ये दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, ठीक है। तो अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसके बाद जो है वह अगला क्या है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है। तो कितने हुए टोटल? 7, ठीक है। तो 7 अभी जो है वह यूनियन टेरिटोरी है, होना चाहिए था 8, लेकिन 7 हुए। क्यों? क्योंकि एक बढ़ा तो एक, 2 बढ़ा तो एक कम हो गया, ठीक है, इसलिए 7, है ना। तो अब इसमें क्या है कि ये जो यूनियन टेरिटोरी है वो तो आपको पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन यूनियन टेरिटोरी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है? तो ये प्रेसिडेंट संभालता है। प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कौन होते हैं वहाँ? चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट हैं, यूनियन टेरिटोरी है, जैसे 2 यूनियन टेरिटोरी ऐसे हैं जिनका अपना लेजिस्लेटिव है, जिनका अपना विधानसभा है, जिसकी अपनी सरकार है, जिसमें अपने सीएम है। कौन कौन है 2? तो पहला दिल्ली, एनसीआर जो दिल्ली है, दिल्ली, और दूसरा पौंडीचेरी। पहला दिल्ली और दूसरा पौंडीचेरी, ठीक है। तो ये दोनों जगह क्या है? विधानसभा है। और ये एक्सेप्शनल बात है कि यहाँ पर सीएम भी है, लेकिन वहां के सीएम को वो पावर नहीं है जो बिहार के सीएम को है, जो यूपी के सीएम, इवन गोवा के सीएम को है, ठीक है। गोवा छोटा राज्य है, इसके बावजूद भी उसके सीएम को जो पावर है वह पौंडीचेरी के सीएम को नहीं है, ठीक है। कौन है सर? आपने अपना यूट्यूब चैनल रिफॉर्म कर लिया। रिफॉर्म, रिफॉर्म क्या मतलब हुआ? रिफॉर्म है ही, आपको देखना है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, चलिए, तो अब हम लोग, सौरभ, जम्मू कश्मीर में भी तो सीएम है, सीएम नहीं है अभी जम्मू कश्मीर में, कहाँ सीएम है? हाँ, अभी सीएम है, सॉरी, जम्मू कश्मीर भी एक मिस हो गया। जम्मू कश्मीर, थैंक यू, जम्मू कश्मीर में भी सीएम है। तो ये तीसरा ऐसा यूनियन टेरिटोरी है जिसमें अपनी विधानसभा है और अपना सीएम है। उमर अब्दुल्ला अभी वहाँ के सीएम बनाए गए हैं, और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा है। अभी जम्मू कश्मीर, लद्दाख काफी इंपॉर्टेंट भी है। लद्दाख में कौन है? आर के माथुर है अभी। कौन है वहां के एडमिनिस्ट्रेटर? लद्दाख, आपको याद रखना है, जीके का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब है कि पहले जम्मू कश्मीर जो था वह यूनियन टेरिटोरी में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटोरी था एरिया वाइज। यूनियन टेरिटोरी में पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन है? दिल्ली, ठीक है। और एरिया वाइज पहले था अंडमान निकोबार, ठीक है। अब क्या हो गया है? लद्दाख, ठीक है। लेकिन लद्दाख का आधा तो एरिया सियाचिन ही है। ले लद्दाख, ले है, सियाचिन है। बीडी मिश्रा है, आर के माथुर इसके पहले थे, अभी बीडी मिश्रा, ठीक है। बीडी मिश्रा और मनोज सिन्हा जो है वह वहां के एग्जीक्यूटिव है। चलिए, तो उमर अब्दुल्ला वहां सीएम है। वेरी गुड, थैंक यू सौरभ। चलिए,
अब हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या पढ़ना है आपको? नहीं, द यूनियन टेरिटोरी जो पार्ट 8 में दिया हुआ है, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बताने का ये उद्देश्य था कि जो यूनियन टेरिटोरी है आप समझ भी जाए, और लेकिन इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अगला जो पार्ट 9, अब सीधे आप आ जाते हैं 6 के बाद कहाँ? पार्ट 9, सीधे आप पार्ट 9 पर आ जाते हैं, पार्ट 9, और इसको कनेक्ट कर लेते हैं किसके साथ? तो शेड्यूल 11, शेड्यूल 11 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यह क्या है? पंचायती राज, पंचायती राज कहां से लिया हुआ है? इसके साथ आप कनेक्ट कर लेते हैं आर्टिकल 40, और जो ये पार्ट 9 में है वह कहां से कहां तक है? 243, है ना, 243 से लेकर के 243 ओ तक, 243 ओ, 243 से 243 ओ तक जो है वह क्या है? वह पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है। शेड्यूल 11 क्या कहता है? पंचायती राज के बारे में बात करता है। कैसे आया है शेड्यूल 11? 73rd अमेंडमेंट से, 73rd अमेंडमेंट 1993, कई जगह 1992 भी दिया हुआ रहता है। 1993 से यह लाया गया है बलवंत राय मेहता कमिटी, है ना, बलवंत राय मेहता कमिटी के रिकमेंडेशन पर 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया 1993 में। क्या इससे पहले पंचायती राज नहीं था? इससे पहले भी पंचायती राज था। तो बताइए कि सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को इनॉग्रेट कहाँ किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। बलवंत राय मेहता के नाम पर सब स्कूल कॉलेज है। फ्रीडम फाइटर में उनका स्थान आता है, बहुत बड़े लीडर में से नाम आता है उनका, बलवंत राय मेहता कमेटी। उस समय जब कमेटी बनी थी तो 2 कमिटीज बनी थी, पहला बलवंत राय मेहता कमेटी और दूसरा अशोक मेहता कमेटी। अशोक में, हाँ हाँ, क्यों किया गया था? बलवंत राय मेहता कमेटी 3 टायर गवर्नमेंट से 3 टायर पंचायती राज को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, वहां 2 टायर पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तो इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, और 3 टायर को यहाँ पर एडमिट किया गया। नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसके बाद पार्ट 9A, पार्ट 9A, पार्ट 9A में हम लोग म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, तो वो थोड़ा ही इसमें बताएंगे म्यूनिसिपैलिटी में काम कैसे कराएं ये एक अलग वीडियो इस पर बनेगा। हाँ हाँ हाँ, तो क्या है? हाँ, पी से पेल्टी, ऐसे म्यूनिसिपैलिटी 243, 243 पी से शुरू करके 243 जेड यहां तक जो है म्यूनिसिपैलिटी के बारे में दिया हुआ है। शेड्यूल कौन सा? शेड्यूल 12, शेड्यूल 12 में, और ये कब जोड़ा गया था? 74th अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, आज तो बहुत कीड़ा आ रहा है, 1994, 93 ही रहता है या 94 भी हो जाता है, लेकिन उसमें उतना दम नहीं है कि वो कुछ लाइन खींच सके। चलिए, तो पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटी,
यह शेड्यूल 12 में इसके बारे में दिया हुआ है, 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया, और 243 से लेकर के ZG तक यह दिया हुआ है। एक तीसरा पार्ट भी इसमें जोड़ा गया, वह है पार्ट 9B। पार्ट 9B, अब पार्ट 9B में क्या दिया हुआ है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या इसके लिए भी कोई शेड्यूल है? नहीं, इसके लिए कोई शेड्यूल नहीं है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 100 इसके साथ आप एक और चीज जोड़ लीजिएगा, 43B, आर्टिकल 43B, यहां भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में दिया हुआ है। दोनों एक साथ बी एक साथ जोड़ सकते हैं। जो भी लोग हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वह किस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया। ठीक है, पार्ट 9B। अब पार्ट 9B, अब देखिए इसमें इतना ही पढ़ना है। अब आप देखेंगे कि यह कहां से कहां तक है, ZH से लेकर के और ZT तक, Z243 ZH से लेकर के 243 ZT, यहां तक क्या दिया हुआ है? यह कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में दिया हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी, सहकारी क्या होता है? सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी। सौरभ, क्या कोई कमेंट है? इसमें तो नहीं आ रहा है कुछ, है? क्या हुआ? कमेंट आ रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, सब पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद आपको याद नहीं रहेगा तब दिक्कत है। 97th 2011, 97th अमेंडमेंट 2011, दोनों के लिए यही वर्ड आएगा। ये भी जोड़ा गया और ये भी जोड़ा गया, ये दोनों जोड़े गए। ठीक है, तो यह आपका जो हो गया 9B तक आ गया, 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 9 कंप्लीट हो गया। 10, क्या शेड्यूल शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में पढ़ना है? नहीं, ये नहीं पढ़ना है, यानी कि पार्ट 10 आपको छोड़ देना है। पार्ट 11 फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 11, पार्ट 11। अब पार्ट 11 जो है वह किससे रिलेटेड है? वह रिलेटेड है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। देखिए इस क्लास का जो उद्देश्य है वह न केवल ये है कि आपको जानकारी दी जाए, बल्कि इसका एक उद्देश्य ये भी है कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू दिया जाए कि अगर इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की का जो एक वॉल्यूमिनस जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी क्रूशियल हो रहा है, तो इस क्लास के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। आपके लिए यह टॉपिक काफ़ी आसान हो जाएगा और आप एक बार आंख बंद करेंगे और आपको सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फिगर है वो आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा जो है वो रेगुलर
रेगुलर लीगल बीज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर क्लासेस होते हैं। अगर आप उस क्लास में जुड़ना चाहते हैं, कंटिन्यू क्लास करना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जो नंबर है, जो एड्रेस है, वहाँ विजिट करें और नंबर पर फ़ोन करके और आप विशेष क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये टॉपिक जो है वो हम लोग कल के क्लास में करेंगे। आज के सेशन को ये नंबर है 8863807680। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस पर मैसेज दे सकते हैं और जो जानकारी है वह आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अल्टरनेट नंबर ये है। ठीक है। तो इस नंबर पर या इस नंबर पर आप यहाँ व्हाट्सएप एंड कॉलिंग दोनों कर सकते हैं। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। इस दोनों नंबर में किसी का भी यूज करके आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ क्लास कैसे होता है। किसी भी संस्थान, किसी भी जो इंस्टीट्यूशन में जहाँ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन होते हैं, उसका सबसे बड़ा रिलेवेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि वो आपको कंटिन्यू रखता है। तो कंटिन्यूटी अब आप पढ़ाई में बना के रखना चाहते हैं तो निश्चित ही विजिट करें और मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये बाकी जो टॉपिक है कल हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे। उसमें जो रेस्ट पार्ट है वो सारे पार्ट को डिस्कस किया जाएगा। कल जो ब्रीफिंग का जो क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लास्ट क्लास होगा, जिसमें आप लाइव वीडियो के माध्यम से इसको समझ पाएंगे और जिन लोगों की इच्छा होगी कि आगे कंटिन्यू करेंगे वो मैसेज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।